हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत की यूनाइटेड नेशन में खरी मुस्लिम, ईसाई और यहूदी ही नहीं, इनके खिलाफ भी बंद हो धार्मिक फोबिया। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे किनको लेकर भारत ने दोस्तों यूएन में सुनाया है खरी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे बड़ी खबर, जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एकदम धड़ाम से गिरे नीचे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। और साथ में आपको बताएंगे जहां पर ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है पाकिस्तान। FATF के विशेषज्ञों का जल्द कराएगा दौरा। और दोस्तों कैसे करे IMF को खुश, अब तो सचमुच अमेरिका के चरणों में जा गिरा पाकिस्तान। बताएंगे दोस्तों और दिखाएंगे कैसे अमेरिका के कदमों में जाता हुआ गिरता नजर आ रहा है दोस्तों। और साथ में आपको बताएंगे जहां पर कुवैत के सांसदों के जहरीले बोल, भारत के खिलाफ एक्शन की मांग की है दोस्तों। मुस्लिमों के प्रदर्शनों को समर्थन दिया गया है कुवैत के द्वारा दोस्तों। बहुत बड़ी खबर बताएंगे आपको भारत ने क्या जवाब दिया। और साथ में आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर अग्निपथ के खिलाफ हिंसा भड़काने के पीछे क्या कोचिंग सेंटर है दोस्तों। DM ने किया चौंकाने वाला दावा। बताएंगे दोस्तों DM की जुबानी। और साथ में आपको बताएंगे जहां पर फ्री राशन को लेकर दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है, जहां पर अगर आप भी राशन कार्ड लाभार्थी है दोस्तों तो आपको नहीं मिलेगा अब फ्री में गेहूं। बताएंगे दोस्तों सरकार ने क्या नया नियम लागू किया है दोस्तों। साथ ही आपको हर तरह की जानकारी अभी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत की यूनाइटेड नेशन में जमकर सुनाई खरी खोटी। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी ही नहीं बल्कि इनके खिलाफ भी बंद हो धार्मिक फोबिया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि धार्मिक भय यानी रिलीजियो फोबिया पर दोहरे मानदंड नहीं हो सकते हैं और इसका मुकाबला करना एक चुनिंदा कवायद नहीं होनी चाहिए जिसमें केवल एक या दो धर्म ही शामिल हो। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने शुक्रवार को कहा कि भारत आतंकवाद, खासकर सीमा पार आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है। उन्होंने देशों से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया है दोस्तों जो बहुलवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर आतंकवाद का मुकाबला करने में सही मायने में योगदान दे। जी हाँ दोस्तों, त्रिमूर्ति ने घृणास्पद भाषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पहली वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में कहा, जैसा कि हमने बार बार जोर दिया है कि केवल एक या दो धर्मों को शामिल करके रिलीजियो फोबिया के मुकाबले की कवायद चुनिंदा नहीं होनी चाहिए बल्कि गैर अब्राहम धर्मों के खिलाफ भी ये फोबिया पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस अपने उद्देश्यों को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। रिलीजियो फोबिया पर दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं, भारत ने करारा जवाब दिया है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन में बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में भारत की बात में दोस्तों आप दो बातें और जोड़कर क्या कहना चाहेंगे जो भारत को कहना चाहिए था, कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब पूरी दुनिया अब यही चाहती है दोस्तों कि विकास की बातें ना होकर इन्हीं चीजों पर बहस होती रही, जबकि भारत ने हमेशा विकास को देखा है दोस्तों और विकास की राह पर चलने की कोशिश की है। लेकिन मजबूरन कुछ देश भारत को जोर जबरदस्ती द्वारा फोर्स किया जाता है दोस्तों कि वो धर्मों पर ही बात करे। ऐसे में भारत ने करारा जवाब दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। और संडे का दिन है दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए, ताकि हर कोई कमेंट करके बताए दोस्तों, अपनी राय दे। और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर साइकिलिंग करते हुए धड़ाम से गिरे 79 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन स्वयं को फिट रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और साइकिलिंग करते हैं। शनिवार की सुबह डेलावेयर राज्य में अपने समुद्र तट के घर के पास सड़क पर कुछ लोगों संग साइकिल चला रहे थे, तभी अचानक से धड़ाक से गिर गए दोस्तों। हालांकि उनको चोट नहीं आई, लेकिन साइकिल से गिरते उनका ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों। और राष्ट्रपति गिरने के तुरंत बाद उठते हुए कहते हैं दोस्तों कि मैं ठीक हूँ। ऐसे में दोस्तों चलते अगली खबर की ओर, जहाँ पर ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है
पाकिस्तान FATF के विशेषज्ञों का जल्द कराएगा दौरा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने शनिवार को कहा है कि वो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी FATF के विशेषज्ञों के शीघ्र दौरे का कार्यक्रम तैयार कराने के लिए FATF के साथ करीबी तौर पर काम कर रहा है। FATF के विशेषज्ञ पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर निकालने के लिए आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन गतिविधियां रोकने की दिशा में देश द्वारा की गई प्रगति को सत्यापित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पेरिस स्थित वैश्विक धन शोधन एवं आतंकी वित्त पोषण निगरानी संस्था ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान FATF की बढ़ाई गई निगरानी के तहत ग्रे सूची देशों में शामिल बना रहेगा। इसने कहा कि आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने की दिशा में इस्लामाबाद द्वारा सुधारों के क्रियान्वयन को मौके पर सत्यापित करने के बाद पाकिस्तान को ग्रे सूची से निकाला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, जहां पर अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों आखिर कैसे करें IMF को खुश, अब तो सचमुच अमेरिका के चरणों में जा गिरा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने बीते 3 हफ्तों में किफायत बरतने के कई सख्त और अलोकप्रिय कदम उठाए हैं दोस्तों। इनमें पेट्रोल के दाम प्रति लीटर लगभग 85 रुपए की बढ़ोतरी भी की है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इतना संतुष्ट नहीं हुआ है कि वो पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्तें जारी कर दे। इसे देखते हुए अब पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका से गुहार लगाई है दोस्तों। उसने अमेरिका से गुजारिश की है कि वो पाकिस्तान की सहायता करने के लिए IMF को समझाए। जी हाँ दोस्तों, इस सिलसिले में पाकिस्तान सरकार की आर्थिक मामलों की एक टीम ने यहाँ अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम से भेंट की दोस्तों। पाकिस्तानी दल ने अमेरिकी राजदूत को सरकार की तरफ से उठाए गए सख्त आर्थिक कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जहां पर इसके बाद कर्ज दिलाने के लिए उनकी सहायता मांगी गई। अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खास रिपोर्ट में बताया है कि जो लोग अमेरिकी राजदूत से मिलने गए उनमें वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल और वित्त राज्य मंत्री आयशा पाशा भी शामिल थी। जी हाँ दोस्तों, IMF में सबसे ज्यादा शेयर अमेरिका के ही है दोस्तों। आमतौर पर समझा जाता है कि IMF अमेरिकी मंशा के मुताबिक फैसले लेता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अतीत में भी अमेरिका ने IMF से पाकिस्तान को मदद दिलवाने में सहायता की है। पाकिस्तानी दल ने ब्लूम को बताया है कि पाकिस्तान सरकार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 2.2% तक सीमित रखने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार की योजना की जानकारी भी पाकिस्तान के मंत्रियों और अधिकारियों ने उन्हें दी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि अब IMF से कर्ज लेने के लिए अमेरिका के चरणों में गिरता नजर आ रहा है पाकिस्तान। ऐसे में दोस्तों, क्या अमेरिका को मदद करनी चाहिए या नहीं? आप लोग अपनी निजी राय जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से। अगली खबर की बात करें, जहां पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर बड़ी खबर एक और आ रही है, जहां पर कुवैत के सांसदों के जहरीले बोल, भारत के खिलाफ एक्शन की मांग, मुस्लिमों के प्रदर्शन को समर्थन। जी हाँ दोस्तों, कुवैत ने एक बार फिर से पैगंबर विवाद को लेकर भारत पर निशाना साधा है दोस्तों। बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के बयान के बाद भारतीय राजदूत को तलब करने वाले कुवैत के 30 सांसदों ने पैगंबर का अपमान करने के लिए भारत के खिलाफ एक्शन की मांग की है। कुवैती सांसदों ने गुरुवार को सरकार से आह्वान किया है कि वो भारत पर हर तरह का दबाव बनाए। इससे पहले कुवैत समेत ज्यादातर मुस्लिम देशों में पैगंबर के अपमान को लेकर भारत के खिलाफ अभियान शुरू हो गया था दोस्तों। कुवैत के 50 सदस्यीय नेशनल असेंबली में से 30 सांसदों ने भारत के मुसलमानों को अपना भाई बताते हुए उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। इस बीच बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर सक्रिय भारत विरोधी लोगों ने खाड़ी देशों में रह रहे 80 लाख भारतीयों में से हिंदुओं के समर्थकों को पैगंबर का अपमान और भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में अपने देश से वापस भेजने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिस प्रकार से दोस्तों नुपुर शर्मा का बयान आया है, वो भी दोस्तों मुस्लिम समुदाय के लोग के द्वारा भड़काने के बाद ही दोस्तों नुपुर शर्मा ने बयान दिया, लेकिन वहां तक भी ठीक था दोस्तों। उसके बाद मोदी सरकार ने नुपुर शर्मा पर एक्शन लिया और उन सभी को बीजेपी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया दोस्तों। लेकिन जब इनको सजा मिल गई है, उसके बावजूद भी दोस्तों भारत में दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर बैठे लोग और विदेशी राजनेता। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? राय सुझाव जरूर दीजिएगा जो इस मामलों को शांत होते नहीं दे रहे हैं दोस्तों। इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अब रूस को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब, बोरिस जॉनसन पहुंचे, कीव देंगे इतनी बड़ी मदद। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनकी सरकार यूक्रेनी बलों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। जॉनसन का मानना है कि प्रशिक्षण युद्ध के समीकरण को बदल सकता है।
बीबीसी ने शनिवार को इसकी बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों जॉनसन ने यह बात यूक्रेन की राजधानी कीव के एक औचक दौरे के दौरान राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान कही है। जॉनसन ने उत्तरी टोरी के सांसदों के एक सम्मेलन से हटने के बाद अंतिम समय में और वेकफील्ड उपचुनाव से पहले ये यात्रा की है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी में रूस के आक्रमण के बाद से जॉनसन की यूक्रेन की ये दूसरी यात्रा है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां ईयू में शामिल होना यूक्रेन का निजी फैसला है, रूस इसके लिए और इसके खिलाफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने बहुत बड़ा बयान दिया है यूक्रेन को लेकर। दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल होता है या नहीं ये उसका स्वयं का निर्णय है, रूस इसके खिलाफ नहीं है और ना ही हमारा इससे कोई लेना देना है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए ये बात कही। जी हाँ, आपको बता दें कि रूस से जारी जंग के बीच यूरोपीय आयोग ने यूक्रेन को बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय आयोग ने सिफारिश करते हुए कहा था कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा दिया जाना चाहिए। यूरोपीय आयोग के इस वक्तव्य के बाद पुतिन का ये बड़ा बयान मीडिया के समक्ष आया है। समय दोस्तों, पुतिन के इस बयान का क्या आप समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस चीज से पुतिन को खतरा था दोस्तों, जैसे यूक्रेन का नाटो में शामिल होना, जिसका विरोध और जिसकी वजह से आज तक युद्ध चालू है दोस्तों, लेकिन ईयू से पुतिन को कोई मतलब नहीं यूक्रेन में शामिल हो या ना हो, जो कि पुतिन ने साफ साफ कह दिया है दोस्तों, हमें इससे कोई मतलब नहीं वो शामिल हो या नहीं, क्योंकि ये हमारा मैटर बिल्कुल नहीं है। इस पर आप जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। पुतिन को आप लोग सेफ साइड में देखते हैं या फिर पुतिन ही आगे से गलत है? जो भी आपकी राय हो हमें जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत और इजराइल में कोई अंतर नहीं, बोले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन। जी हाँ दोस्तों, भारत विरोधी बयान देने और मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला रहे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा वक्त में इजराइल और भारत के बीच कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत की आज की हरकतें इजराइल के बराबर हैं। जी हाँ दोस्तों, यामीन ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत भी किसी को भी दूसरे के धर्मों और संस्कृति का अनादर करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदुओं द्वारा पैगंबर की निंदा करना सिर्फ संयोग नहीं है, वो एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ हिंदुओं को रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीयों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं यामीन। जी हाँ, यामीन और उनकी पार्टी मालदीव में भारत के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। हाल के दिनों में उन्होंने मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त के घर के सामने भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट्स बताती है कि यामीन ने भारतीयों के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत पैदा कर दी है दोस्तों कि मालदीव में काम करने वाले भारतीयों को भी परेशान किया जा रहा है। और ऐसे में भारत के खिलाफ ये बयान से आप समझ ही पा रहे होंगे दोस्तों कि यामीन की ये बातें जब इतनी ज्यादा भारत के खिलाफ ही है दोस्तों, तो वहाँ पर रह रहे भारतीय कितना सफर कर रहे होंगे। दोस्तों राय सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा और आप लोग जवाब देना मत भूलिएगा इनको हमारे कमेंट के माध्यम से। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत ने काबुल में गुरुद्वारे पर हमले की निंदा की है दोस्तों, धार्मिक भय पर दोहरे मापदंड पर कही है ये बात। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि गुरुद्वारा करता परवन पर हुए कायरतापूर्ण हमले की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को काबुल के बागे बाला इलाके में गुरुवार करता परवन में हुए विस्फोटों में एक सिख सहित 2 लोग मारे गए और 7 अन्य घायल हो गए। दोस्तों काबुल के बागे बाला इलाके में गुरुद्वारा करता परवन में हुए विस्फोट की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निंदा की। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये ट्वीट करके बात कही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर आज होगी भारत और बांग्लादेश के बीच जेसीसी की बैठक। दोनों देशों के बीच शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की होगी समीक्षा। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की दिशा देने पर सुझाव देने के लिए गठित समिति जेसीसी की रविवार को आज बैठक हो रही है। दोस्तों बैठक दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अगुवाई में होगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए शनिवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मेमन नई दिल्ली पहुंचे। 2 वर्षों बाद पहली बार दोनों देशों के बीच इस समिति की आमने सामने बैठक होगी। दोस्तों बैठक में द्विपक्षीय रणनीतिक रिश्तों के साथ ही निकट भविष्य में भारत की मदद से बांग्लादेश में चलाई जाने वाली परियोजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। दोस्तों इस बात की जानकारी मिली है कि बैठक में द्विपक्षीय कारोबारी रिश्तों के कई पहलुओं पर चर्चा होने वाली है। दोस्तों ऐसे में एस जयशंकर जी को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा इस मीटिंग के लिए। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर श्रीलंका में बिगड़े हालात, ईंधन बचाने के लिए अगले हफ्ते से सरकारी कार्यालयों में स्कूलों को बंद करने का बड़ा ऐलान
ईरान। जी हाँ दोस्तों, देश की आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका ने अगले हफ्ते से सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों और स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी सोमवार से कार्यालयों में नहीं आएंगे। सरकार ने यह फैसला ईंधन की गंभीर कमी के चलते लिया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय ने कोलंबो शहर के सभी सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों को अगले सप्ताह से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा है। जी हां दोस्तों, मौजूदा ईंधन स्टॉक तेजी से घटने के कारण श्रीलंका अपने आयात के लिए विदेशी मुद्रा हासिल करने के लिए गहरे दबाव में है। इसका असर अर्थव्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, नतीजन देश भर में फिलिंग स्टेशनों के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ईंधन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां यूरोपीय यूनियन भारत के बीच फ्री ट्रेड पर बातचीत दोबारा शुरू करने पर बनी सहमति, फायदे ही फायदे। जी हां दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यूरोपीय संघ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट और जियोग्राफिकल इंडिकेटर समझौते के लिए भी बातचीत शुरू की गई है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर 27 जून को नई दिल्ली में शुरू होने वाला है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, अगर भारत यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता करने में कामयाब हो जाता है तो ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में से एक होगा। दोस्तों, क्योंकि ईयू अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर यूएई ने भारतीय गेहूं और आटे के निर्यात पर 4 महीने के लिए लगाई रोक। इसके पीछे की बताई सबसे बड़ी ये वजह, जी हां, संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय गेहूं और गेहूं के आटे के निर्यात और पुनः निर्यात को 4 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। दोस्तों, समाचार एजेंसी WAM के मुताबिक इस संबंध में यूएई सरकार की तरफ से बुधवार को एक आदेश भी जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने इस कदम के पीछे वैश्विक व्यापार प्रवाह में रुकावट का हवाला दिया है, लेकिन यह भी बताया है कि भारत ने घरेलू खपत के लिए संयुक्त अरब अमीरात को गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने 14 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इस प्रतिबंध से उन देशों को बाहर रखा गया था जिन्हें पहले से साख पत्र यानी LC द्वारा समर्थित किया गया था, या फिर जिन देशों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं देना जरूरी था। इस प्रतिबंध के बाद से भारत ने 4,69,202 टन गेहूं के शिपमेंट की अनुमति दी है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत के साथ उनके बेहद अच्छे रिश्ते हैं और वो 2 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो आगे भी भारत जाएंगे। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा था कि हमने अपने भारतीय भागीदारों के साथ कई दौर चर्चा की है और सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद हमारा निर्णय निष्कर्ष यही निकला है कि हर देश का रूस के साथ अलग संबंध होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर कंगाल पाकिस्तान का बिजली बचाने का नया जुगाड़, देश का सबसे बड़ा शहर रात 10 बजे के बाद होगा बंद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का खजाना हर रोज घटता चला जा रहा है। स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान में हर रोज पैसा बचाने के लिए अजीबोगरीब फैसले लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान लोगों से चाय कम पीने की अपील कर चुका है, तो वहीं इसी बीच पाकिस्तान ने बिजली बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने ईंधन और बिजली बचाने के लिए देश के सबसे बड़े शहर कराची में सभी शॉपिंग मॉल, बाजार, शादी घर और रेस्टोरेंट को जल्द बंद करने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर खुफिया तंत्र सतर्क, अलकायदा के आत्मघाती हमले की धमकी के बाद दिल्ली पुलिस हुई अलर्ट, मुंबई, यूपी और गुजरात निशाने पर। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद आतंकी संगठन अलकायदा ने पूरे देश में आत्मघाती हमला करने की धमकी दी है। खासकर दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात इनके निशाने पर है। ताजा धमकी और देश के हालिया हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। दोस्तों, खुद दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना और स्पेशल CP हालत पर नजर बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर डरा रहा है कोरोना। मुंबई में 2000 पार नए केस, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 7% से भी ज्यादा। जी
जी हाँ दोस्तों, देश में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बीच कोरोना की रफ्तार फिर डरा रही है। दोस्तों, दिल्ली और मुंबई महानगरों में कोरोना के दैनिक केसों में उछाल जारी है। माया नगरी मुंबई में कोरोना के 2000 नए केस सामने आए, जबकि दिल्ली में कोरोना के 1500 से भी ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, मुंबई में कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि दिल्ली में कोरोना के चलते 3 लोगों ने दम तोड़ा है। जी हाँ, देश में कोरोना केसों की बढ़ती रफ्तार एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल रही है। दोस्तों, दिल्ली और महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना महामारी का केंद्र बनकर उभर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि दिल्ली और मुंबई में पिछले दिन की तुलना में कोरोना केसों में थोड़ी कमी देखी गई है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर नीरज चोपड़ा का एक और कमाल, फिनलैंड में जीता गोल्ड मेडल, 86.69 मीटर दूर फेंका भाला। बड़ी खबर दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कमाल करके दिखा दिया है। फिनलैंड में चल रहे कुओर्ताने गेम्स में नीरज चोपड़ा ने शनिवार को गोल्ड मेडल जीत लिया है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर रिकॉर्ड 86.69 मीटर दूर भाला फेंका और उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। अभी पिछले दिनों ही नीरज चोपड़ा ने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, नीरज चोपड़ा को कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। नीरज चोपड़ा जी कहना मत भूलिएगा दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है ताकि इनका मनोबल बढ़े, आप सभी आशीर्वाद दे दोस्तों इनको। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर पटना के एक अधिकारी ने शनिवार को चौंका देने वाला खुलासा किया है। दोस्तों, अग्निपथ के खिलाफ हिंसा भड़काने के पीछे क्या कोचिंग सेंटर है? जी हां, केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार समेत देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं ने सरकार और प्रशासन की नींदें उड़ा दी है। दोस्तों, इस बीच पटना के एक अधिकारी ने शनिवार को चौंका देने वाला खुलासा किया है। अधिकारी ने कहा है कि शहर में हिंसा और आगजनी के आरोप में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के दौरान इन सब के पीछे कोचिंग सेंटरों की भूमिका सामने आई है। इस योजना के विरोध में बिहार सहित देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। दोस्तों, गुरुवार को कम से कम 3 ट्रेनों में आग लगा दी गई। एएनआई से बात करते हुए पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के फोन में भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं। बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह अलर्ट हैं, वीडियो फुटेज के जरिए लोगों की पहचान की जा रही है। हमने गिरफ्तार किए लोगों के व्हाट्सएप मैसेजों के जरिए 7 से 8 कोचिंग सेंटरों की भूमिका के बारे में पता लगाया है। ये मैसेज भड़काऊ प्रकृति के थे। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कहीं ना कहीं इन छात्रों को भड़काया गया है? दोस्तों, हाँ या ना में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। और आपको बता दें, अग्निवीरों पर जेडीयू से तनातनी के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, बिहार के 2 डिप्टी सीएम समेत 10 बीजेपी नेताओं को वाई ग्रेड की सुरक्षा प्रदान की गई है। दोस्तों, बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे उग्र प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय ने बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत 10 नेताओं को अतिरिक्त सुरक्षा दी है। जानकारी के मुताबिक ये सुरक्षा वाई कैटेगरी की होगी और इसकी कमान सीआरपीएफ के हाथ में होगी। जेडीयू से तनातनी के बीच केंद्र सरकार का ये फैसला माना जा रहा है। दोस्तों, केंद्र के इस फैसले से ठीक पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार सरकार की पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार में इतनी ज्यादा आगजनी हो गई है दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप किसको मानते हैं? हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगली खबर की बात करें, जहां फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस से वापस लिया अपना नाम, अभी करेंगे सक्रिय राजनीति। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापस लेते हुए कहा है कि वो बेहद महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे जम्मू कश्मीर को दिशा देने में अपनी भूमिका निभाना चाहेंगे। उन्होंने अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका नाम प्रस्तावित करने को लेकर विपक्ष के नेताओं का आभार जताया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी खुद को बताया दाऊद इब्राहिम का आदमी। जी हां, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अज्ञात बदमाश ने फोन लगाकर जान से मारने की धमकी दी है। दोस्तों, बदमाश ने खुद को दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर का आदमी बताकर धमकी दी है। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पार्षदों के टिकट वितरण को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठक कर रही थी दोस्तों। इसी दौरान रात को उनको एक अज्ञात शख्स का फोन आता है और उसने साध्वी को फोन करके कहा तुम्हारी हत्या होने वाली है, इसलिए तुमको फोन लगाया है। जब सांसद ने बदमाश से पूछा कि उनकी हत्या क्यों करना चाहते हो, तो बदमाश ने जवाब दिया है कि आप लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलती हैं, इसलिए उन्हें वो जान से मारना चाहते हैं। बदमाश की ये बात सुनकर भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर गुस्सा
गुस्से में आ गई और बदमाश को खरी खोटी सुना दिया। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर फ्री राशन अपडेट को लेकर बहुत बड़े झटके की खबर है। राशन कार्ड लाभार्थियों को नहीं मिलेगा फ्री गेहूं, सरकार ने जारी कर दिया आदेश। जी हाँ, अगर आप भी राशन कार्ड लाभार्थी है तो आपके लिए जरूरी खबर है दोस्तों। सरकार के फैसले से आपको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 19 से 30 जून तक फ्री राशन वितरित किया जाएगा दोस्तों, लेकिन इस बार लाभार्थियों को गेहूं की जगह 5 किलो चावल वितरित किया जाएगा। यानी इस बार आप फ्री राशन के तहत गेहूं से वंचित रह जाएंगे। इसके संबंध में खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अब तक फ्री राशन योजना के तहत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त की तरफ से जारी आदेश के अनुसार इस बार गेहूं की जगह लाभार्थियों को सिर्फ 5 किलो चावल दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यूपी के साथ ही सरकार ने कई राज्यों में गेहूं के कोटे को कम करने का फैसला किया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।